दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 जनवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों आप सबको केडीबी लाइव की तरफ से गणतंत्र दिवस के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस है। जी हां, भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रति वर्ष यानी कि हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। जी हां, इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1949 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। जी 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय छुट्टियों में से एक है। अन्य 2 स्वतंत्रता दिवस और एक गांधी जयंती है। दोस्तों बिहार के गांव-गांव तक रोशनी पहुंचने वाली है। जी हां, सीएम नीतीश की घोषणा के बाद गांव की गलियों और सड़कों को सोलर स्ट्रीट लाइट से जगमग करना है। इस योजना पर अब काम शुरू हो गई है। जी हां, अब इस पर नए ढंग से काम शुरू होने की घोषणा है। अब मुखिया के माध्यम से इस योजना को पूरा किया जाएगा। अब मुखिया जी ही तय करेंगे कि कौन सी एजेंसी सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएगी और इसका भुगतान भी मुखिया जी के माध्यम से ही किया जाएगा। लेकिन मुखिया को बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के निर्देश के अनुसार ही कामकाज करना है। जी हां, सरकार ने यह तय किया है कि मुखिया को बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की सूची में शामिल कंपनियों में से किसी एक को ही अपने गांव को रोशन करने का जिम्मा देना होगा। दोस्तों 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी गणतंत्र दिवस यानी कि आज के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। जी हां, दिल्ली पुलिस ने इसके लिए शर्तों के साथ इजाजत दे दी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी द्रिपेंद्र पाठक ने कहा है कि किसान रैली दिल्ली के 3 मुहाने से शुरू होगी। सिंगू बॉर्डर से 62 किलोमीटर का रूट, टिकरी बॉर्डर से 63 किलोमीटर का रूट और गाजीपुर बॉर्डर से 46 किलोमीटर का रूट है। इस दौरान दिल्ली के अंदर कुछ दूर तक जाने की इजाजत होगी। दोस्तों शिमला में किसान प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए और एक दिन बाद ही रिहा किए गए फिरोजपुर के किसान हरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के नाम का एक इमोशनल ओपन लेटर लिखा है। जी हां, उन्होंने इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां से अपील की है कि वह अपने बेटे को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने को कहे क्योंकि वह उनकी बात नहीं टालेंगी। जी हां, उन्होंने यह भी कहा है कि एक मां ही बेटे का कान पकड़कर आदेश दे सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हरप्रीत ने लेटर में लिखा है कि मैं आपको इस उम्मीद के साथ लेटर लिख हूं कि नरेंद्र मोदी आपके बेटे हैं जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेंगे। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मां की बात नहीं काट सकता है क्योंकि भारत के लोग अपनी मां को भगवान मानते हैं। दोस्तों 1 अप्रैल से देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक या फिर पीएनबी बैंक कुछ नियमों में बदलाव करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक 1 अप्रैल से अपने ग्राहकों के पुराने आईएफएससी और फिर एमआईसीआर कोड को बदल रहा है। इसका मतलब यह है कि 31 मार्च के बाद से ये कोड काम करना बंद कर देंगे। ऐसे में पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों को यदि पैसा ट्रांसफर करना है तो फिर उसके लिए बैंक से नया कोड लेना होगा। इस बात की जानकारी पंजाब नेशनल बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। बैंक ने कहा है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेक बुक और आईएफएससी एमआईसीआर कोड सिर्फ 31 मार्च तक ही काम करेंगे। इसके बाद ग्राहकों को बैंक से नया कोड और चेक बुक इशू करवाना होगा। ग्राहक ज्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 180010022222 और फिर 1800103222 पर फोन कर सकते हैं। दोस्तों आधार कार्ड अब अनिवार्य दस्तावेजों में से एक है। जी हां, अगर आप आधार कार्ड बनवा रखा है और फिर आपका मोबाइल नंबर उससे लिंक नहीं है तो फिर कई जगह आपको दिक्कत हो सकती है। जी हां, कई जगह आधार कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए आधार को मोबाइल नंबर से लिंक होना आवश्यक होता है। अगर आपने आधार कार्ड में दिए गए अपने मोबाइल नंबर बदल दिए हैं तो फिर आपको आधार कार्ड में नए नंबर अपडेट करवाना आवश्यक है। ऐसे में यूआईडीआई ने भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाने को लेकर अपडेट जारी किया है और आधार में नंबर लिंक करवाने के प्रोसेस की जानकारी दी है।
अगर आपके आधार कार्ड से भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर आप ये खबर पूरी जानकर इसकी प्रोसेस और इसकी जरूरत के बारे में जान सकते हैं। जी हां, अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करवाने के लिए आपको आधार केंद्र जाना होगा। जी हां, आप ऑनलाइन माध्यम से मोबाइल नंबर लिंक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो पहले ऑनलाइन माध्यम से पहले ही अपने नजदीकी आधार केंद्र के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जी हां, जिसकी वजह से आप वहां भीड़ से बच पाएंगे। आधार केंद्र पर जाने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर ऐड करवा सकते हैं। जी हां, आधार कार्ड से अपने मोबाइल नंबर ऐड करवाने के लिए किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए अपना आधार कार्ड अपने नजदीकी आधार केंद्र पर ले जाएं और अपना मोबाइल नंबर ऐड करवा लें। जी हां, अगर आप अपने मोबाइल नंबर पर लिंक करवाना चाहते हैं तो इसके फीस के लिए आपको 50 रुपए देने होंगे। जी हां, 50 रुपए की फीस के बाद आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक करा दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार सरकार के जूनियर सेक्शन के स्कूल खोले जाने की बात पर अभी भी मंथन जारी करने की बात कही है। जी हां, राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जूनियर सेक्शन के बच्चे अभी घर पर रहकर ही पढ़ाई करेंगे। दीपक कुमार ने कहा है कि ठंड कम होने पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। इसके बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि स्कूल अभी खुलेंगे या नहीं। हालांकि इस मामले पर बच्चों के पेरेंट्स की भी यही राय है कि अभी स्कूल को बंद रखा जाए। जी हां, अभिभावकों में बीते दिनों स्कूल के कोरोना मरीजों के मामले में सामने आने के बाद भय व्याप्त है। जी हां, उनका कहना है कि इस परिस्थिति में छोटे बच्चों को स्कूल बुलाने को लेकर जल्दबाजी में किया गया फैसला खतरे की घंटी हो सकती है। हालांकि मुख्य सचिव दीपक कुमार ने ठंड का हवाला देते हुए कहा कि ठंड के कारण भी स्कूलों के जूनियर सेक्शन अभी नहीं खोले जा सकेंगे। हर साल जिला प्रशासन के स्तर पर ठंड में निचली कक्षाओं को बंद रखने का आदेश दिया जाता है। जी हां, ठंड में छोटे बच्चों को स्कूल बुलाना रिस्की होता है। कोरोना काल में तो और भी ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। दोस्तों, समस्तीपुर शहर के विश्वनाथ चौक पर मुर्गा बेचने वाले गुलाम मुस्तफा खान के बेटे कैप्टन मोहम्मद कमरुल जमा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने घर परिवार, गांव और फिर बिहार का नाम रोशन कर दिया है। इंडियन आर्मी में तैनात कैप्टन कमरुल जमा 26 जनवरी को यानी कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाले परेड में ब्रह्मोस मिसाइल के दस्ते को लीड करेंगे। जी हां, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज 26 जनवरी को देश की राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर परेड में ब्रह्मोस मिसाइल दस्ता का नेतृत्व बिहार के मूल निवासी कैप्टन मोहम्मद कमरुल जमा करेंगे। जी हां, इंडियन आर्मी में तैनात कैप्टन मोहम्मद कमरुल जमा बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। समस्तीपुर जिला के डुमरा प्रखंड के मधुपुर पंचायत के राजा नगर तलखपुर गांव में उनके पिता गुलाम मुस्तफा खान मुर्गा बेचते हैं। जी हां, बेटे की कामयाबी के बारे में सुनकर उनका पूरा परिवार काफी खुश है। कैप्टन मोहम्मद कमरुल जमा की बहनें भाई इस कामयाबी को देखकर काफी खुश है, काफी उत्साहित है। जी हां, वह भी देश की सेवा करना चाहती है। दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का 2 महीने से प्रदर्शन जारी है। जी हां, आंदोलन कर रहे किसान आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं। इन्हीं किसानों के समर्थन में बिहार भाकपा माले ने भी राज्य के ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। जी हां, भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि आज 26 जनवरी को बिहार के ग्रामीण इलाकों में जिला और प्रमंडल मुख्यालय पर पार्टी और अखिल भारतीय किसान महासभा के संयुक्त बैनर तले ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के अरवल, पूर्वी चंपारण के छोरा दनों, अररिया, मसूरी, पालीगंज, बेगूसराय, बक्सर सहित कई स्थानों पर ट्रैक्टर मार्च निकल रही है। दोस्तों, ट्रेन के साथ ज्यादा सामान के साथ सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत बड़ी खबर आई है। जी हां, ऐसे लोगों को ध्यान में रखकर रेलवे बहुत ही खास योजना को शुरू करने जा रही है। अगर यात्री चाहे तो रेलवे उनके घर से ही लगेज मंगवा लेगी और उसे सैनिटाइज करके बेहतर तरीके से पैकेजिंग करके बर्थ तक पहुंचा देगी। जी हां, ट्रेन के गंतव्य स्टेशन पहुंचने पर उनकी बर्थ से ही सामान उठाकर उनके घर तक पहुंचा देगी। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए यात्रियों को प्रति बैग 125 रुपए चुकाने होंगे। बैग के ट्रांसपोर्ट से लेकर कुली तक का खर्चा रेलवे वहन करेगी। यानी कि रेलवे ही उठाएगी। इस सेवा को रेलवे की ओर से विशेष ऐप से जोड़ दिया गया है। इस सुविधा से विशेषकर बुजुर्ग यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर 16 अप्रैल को गुरुग्राम से दरभंगा पहुंची ज्योति कुमारी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल संवाद को लेकर सुर्खियों में आ गई है। हालांकि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद का हिस्सा होने के बाद भी वे उनसे बात नहीं कर सकी, जिसको लेकर ज्योति कुमारी ने बताया कि उन्हें इसका काफी मलाल है, यानी कि काफी पछतावा है। ज्योति कुमारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लाइव संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात नहीं होने का मलाल रह गया है। यदि कभी
कभी भी मौका मिलेगा तो उनसे मिलने की इच्छा है। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारी मुलाकात होगी। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के द्वारा लाइव कार्यक्रम में चर्चा करना उनके लिए एक सपने जैसा लग रहा है। जी ज्योति कुमारी की इस हिम्मत और साहस को देश ही नहीं बल्कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप अपने ट्विटर अकाउंट पर तारीफ की थी। जी वही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए देश भर के 32 बच्चों का चयन किया गया है, जिसमें से दरभंगा की ज्योति कुमारी को शौर्य पुरस्कार दिया गया है। जी हाँ, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योति से वर्चुअल संवाद करके उनसे हिम्मत और साहस को नई उड़ान देने का काम किया है। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान जमकर कदाचार हुआ। जी हां, फिलहाल कटिहार और खगड़िया से इसकी सूचना मिली है। जी हां, इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कटिहार में एक परीक्षार्थी को शिक्षक ने उस समय गिरफ्तार किया जब वो मोबाइल देखकर नकल कर रहा था। उसी परीक्षार्थी ने प्रश्न पत्र की तस्वीर खींचकर अपने दोस्तों को बाहर भेज दी थी। जी हां, बाद में उसे मोबाइल पर उत्तर भी मिल गया था जिसे वह कॉपी में लिख रहा था। शिक्षक की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस की मदद से उसे पकड़ लिया गया। जी हां, यह मामला कटिहार के उमा देवी मिश्रा बालिका उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र की है। दोस्तों, क्या पाकिस्तान में भारत से पहले 5G इंटरनेट लॉन्च हो जाएगा? जी हां, यह सवाल इसलिए है क्योंकि पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5G को बहाल करने की योजना बना रहा है। जी हां, अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान इस एडवांस टेक्नोलॉजी में भारत से आगे निकल जाएगा। जी हां, फिलहाल अमेरिका, साउथ कोरिया, यूरोप के कई देश और चीन में 5G को रोल आउट किया जा चुका है। दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि वर्ष 2021 भाजपा के लिए सफलता और बुलंदियों का साल साबित होगा। दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बननी तय है। बंगाल के लोग भाजपा के हाथों में सत्ता की बागडोर सौंपकर राज्य का यानी कि बंगाल का तेजी से विकास चाहते हैं। जारी बयान में नंदकिशोर यादव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के लोग अपने पड़ोसी राज्यों बिहार, असम को देख रहे हैं, जहां एनडीए अथवा भाजपा सरकार के नेतृत्व में राज्य का तेजी से विकास हो रहा है। पश्चिम बंगाल के विकास लिए ना तो ममता सरकार ने कुछ किया है और न ही इसके पहले की सरकार ने कुछ किया है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के युवाओं को एक नई राह दिखाई है। यह राह पश्चिम बंगाल को समृद्धि और फिर सांस्कृतिक भव्यता की ओर ले जाती है। दोस्तों, राजधानी पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र के अशोक राजपथ स्थित साइंस कॉलेज के पास शनिवार की रात करीब 2:30 बजे अचानक रुई की दुकान में आग लग गई। काफी ऊंचाई तक उठ रही आग की लपटों से आसपास के मकानों में सो रहे लोगों की जान जोखिम में पड़ गई। लपटों के साथ धुएं का गुबार छाने से लोगों का दम घुटने लगा। जी हां, जान बचाकर लोग परिवार सहित घरों से भाग खड़े हुए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और अग्निमिशन कर्मियों ने दमकल की 10 गाड़ियों की मदद से 6 घंटे में आग पर काबू पाया। जी हां, वही आग की लपटों के बीच घिरे 4 लोगों की जान रेस्क्यू में बचाई गई। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर कहा है कि अब हम उनके स्वास्थ्य की जानकारी नहीं लेते हैं, अखबार से ही सूचना मिल जाती है। जी सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जल्द स्वस्थ हो। पटना में रविवार को कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में भाग लेने के बाद जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लालू प्रसाद यादव की बिगड़ती तबीयत को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा है कि मेरी शुभकामनाएं है कि लालू प्रसाद यादव जी जल्द स्वस्थ हो जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले तो हम फोन करके भी उनका हाल चाल जान लेते थे, लेकिन उनका जो ख्याल रखता था वे क्या क्या बोलने लगा था। नीतीश कुमार का इशारा सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की ओर था। जी हां, नीतीश कुमार ने कहा कि तब से हमने भी सोच लिया है कि अब हम जानकारी नहीं लेंगे, फोन करके जानकारी नहीं लेंगे, अखबार से ही जानकारी मिल जाती है। हम चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी जल्द स्वस्थ हो। दोस्तों, किशनगंज में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक कवायद तेज हो चुका है। जी हां, मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर दावा आपत्ति के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। 1 फरवरी तक नाम जोड़े जाने या फिर हटाने और शुद्धिकरण का काम किया जाना है। इसके लिए ग्राम पंचायत कार्यालय और प्रखंड और पंचायत समिति कार्यालय का चयन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के आलोक में प्रारूप प्रकाशन का व्यापक प्रचार प्रसार करना है। साथ ही दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए पदाधिकारी और कर्मी लोगों को हर संभव जानकारी दिया जा रहा है।
दोस्तों बिहार में पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, लोग देश विदेश से बिहार घूमने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार पर्यटकों को और अधिक सुविधा मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी प्रयास के क्रम में वे बिहार के पर्यटन स्थलों पर रोपवे भी लगा रही है। जी हां, बिहार में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 20% प्रति वर्ष की दर से पर्यटक बढ़ रहे हैं। जी हां, ऐसे में उम्मीद है कि बिहार जल्द ही पर्यटन का हब बन जाएगा। जिन जगहों पर पर्यटक ज्यादा आ रहे हैं उसमें राजगीर, नालंदा, नवादा, गया आदि जिले शामिल है। बिहार राज्य पुल निर्माण के द्वारा बनाए जा रहे 6 रोपवे योजना में 3 योजनाएं वानवाड़, जहानाबाद, रोहतास, गर रोहतास एवं मुंडेश्वरी, कैमूर में काम निर्गत किया जा चुका है। जी हां, राजगीर रोपवे फरवरी और मंदोर रोपवे का काम मार्च तक पूरा हो जाएगा। बिहार का पहला और इकलौता जू सफारी राजगीर में बन रहा है। जू सफारी को न सिर्फ सेंट्रल जू अथॉरिटी से हरी झंडी मिल गई है बल्कि इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जब फरवरी में संभवित राजगीर जू सफारी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। दोस्तों इस साल मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है, जिसमें अपनी जीत दर्ज करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कोशिशें तेज कर दी है। मुंबई में मुस्लिम और अन्य प्रांतों से आए मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM इन्हीं मतदाताओं को ध्यान में रखकर मुंबई महानगर पालिका का चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। जी हां, बिहार में मिली सफलता से उत्साहित होकर मुंबई के मुस्लिम और बिहारी मतदाताओं के बीच चुनाव प्रचार के लिए AIMIM ने बिहार के 5 विधायकों को बुलाया है। जी हां, ये विधायक उन मोहल्लों और बस्तियों में जाकर मतदाताओं को AIMIM के पक्ष में करने का प्रयास करेंगे जहां मुस्लिम और बिहारी मतदाताओं की घनी आबादी है। आपको बता दूं कि MIM को महानगर पालिका का चुनाव लड़ने में आखिर रुचि क्यों है, तो इस सवाल के जवाब में हम आपको यह बता दें कि सिर्फ AIMIM ही नहीं बल्कि भारत की कई छोटी बड़ी पार्टियों को इस चुनाव में रुचि है, जिसकी वजह है मुंबई महापालिका का एशिया का सबसे अमीर महापालिका होना। जी हां, मुंबई महापालिका का सालाना बजट भारत के कई राज्यों के बजट से ज्यादा होता है। दोस्तों राम मंदिर के बाद अब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मस्जिद बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, सोमवार को आई एक खबर पर अगर यकीन करें तो इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन IICF की तरफ से मस्जिद का नाम अहमदुल्लाह शाह के नाम पर होगा। अगर आपको उनके बारे में नहीं पता तो आपको बता दूं कि अहमदुल्लाह शाह को वार हीरो माना जाता है और सन 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान आज तक याद किया जाता है। जी हां, IICF को मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से गठित किया गया है। हालांकि वक्फ बोर्ड का कहना है कि अंतिम निर्णय अलग अलग मंच पर चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। जी हां, अहमदुल्लाह शाह को अवध क्षेत्र में विद्रोह की मसाल माना जाता है। अहमदुल्लाह शाह को मौलवी फैजाबादी के नाम से भी जाना जाता है। 5 जून 1858 को उस समय उनकी देहांत हो गई थी जब वो इस ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे थे जो कि हथियारों से लैस था। कहा जाता है कि उन्होंने अवध क्षेत्र के तहत आने वाले फैजाबाद और कुछ हिस्सों को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया था। जी हां, इसके साथ ही अलग अलग हिस्सों में विद्रोह को हवा दी थी। इतिहासकार रामशंकर त्रिपाठी ने तो यहां तक दावा किया था कि आरा के शाही परिवार के कुंवर सिंह और कानपुर के नाना साहेब ने शाह के साथ मिलकर 1857 में क्रांति की लड़ाई लड़ी थी। जी हां, इस्लाम को मानने वाले शाह को फैजाबाद में गंगा जमुनी तहजीब के स्तंभ के तौर पर भी देखा जाता है। कहा जाता है कि अंग्रेज कभी भी मौलवी को जिंदा नहीं पकड़ पाए थे। जी हां, अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने पर 50,000 चांदी के टुकड़े देने का ऐलान भी किया था। दोस्तों पेटीएम अपने यूजर्स के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया है। जी हां, पेटीएम के जरिए गैस सिलेंडर की पहली बुकिंग करने वाले कस्टमर को 700 रुपए का कैशबैक दिया जा रहा है। यह यूजर्स पेटीएम की इस स्कीम को लेकर काफी उत्साहित है। बताया जा रहा है कि 700 रुपए तक का कैशबैक यानी कि एक सिलेंडर भराने के दाम के बराबर ही है। जी हां, ऑफर केवल 31 जनवरी तक ही सीमित है। आप 31 जनवरी तक ही इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। जी हां, ऑफर के अनुसार LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग करके फ्री में इसे यूजर्स खरीद सकते हैं। आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये ऑफर केवल 31 जनवरी तक ही सीमित है। जी हां, इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको बस फर्स्ट LPG प्रोमो कोड लगाने की जरूरत है। आपके कोड डालते ही गैस सिलेंडर और कैशबैक की सुविधा आराम से मिल जाएगी। जी हां, वही बिना कोड के आप इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। आपको बता दें कि ऑफर तभी काम करेगा जब आपकी बुकिंग अमाउंट 500 या फिर उससे अधिक होगी। जी हां, सबसे खास बात यह है कि इस ऑफर का फायदा वही लोग उठा सकते हैं जो पहली बार गैस सिलेंडर की बुकिंग करा रहे हैं।
दोस्तों बिहार स्वास्थ्य विभाग फिट इंडिया अभियान के तहत 31 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसमें हेल्थ वर्कर साइकिल पर सवार होकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश देंगे। जी हां, राज्य स्वास्थ्य समिति के विशेष सचिव मनोज कुमार के निर्देश के बाद इस अभियान को लेकर तैयारियां आरंभ कर दी गई है। खेल एवं युवा मंत्रालय सभी राज्यों में फिट इंडिया चक्रवात नाम से कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। जी हां, हेल्थ कर्मी फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का नारा लेकर सामने आएंगे। इस अभियान की खासियत यह होगी कि सभी लोग अपनी अपनी साइकिल से इसमें शामिल होंगे। दोस्तों भारत और चीन की फौज के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर संघर्ष की खबरों के बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। जी हां, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि भारतीय सीमा में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है, किंतु मिस्टर 56 इंच ने चीन शब्द का उपयोग भी महीनों से नहीं किया है। हो सकता है कि वे चीन शब्द कहने के साथ शुरुआत करें। कांग्रेस के राष्ट्रीय उप प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार से हालात स्पष्ट करने के लिए कहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी जी, देश की सीमा में चीनी अतिक्रमण और घुसपैठ को लेकर आपकी रहस्यमयी चुप्पी दुश्मन के हौसले बढ़ा रही है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 की योजनाओं के लिए आम बजट में राशि का प्रावधान किया जाएगा। इसके संदर्भ में कई योजनाएं बनाई गई है जिनका प्रावधान बजट सत्र में पेश होने वाले आम बजट में होगा। 7 निश्चय पार्ट 2 की योजनाओं पर वर्ष 2021 में ही काम भी शुरू हो जाएगा। इसको लेकर योजनाओं से संबंधित सभी चीजों का सर्वेक्षण कराया गया है। जदयू मुख्यालय में आयोजित कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह के बाद पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बजट के बारे में पहले से कोई स्पेसिफिक बात नहीं बताई जाती है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि बिहार के विकास को आगे बढ़ाने वाला बजट पेश होगा। बजट की सारी तैयारियां की जा रही है। विधानसभा एवं विधान परिषद का जो सत्र प्रारंभ होगा उसके संदर्भ में कैबिनेट का निर्णय हो चुका है। सारी चीजें नियत समय पर होगी। दोस्तों बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास बिहार के 15 जिलों का दौरा करेंगे। जी हां, भक्त चरण दास सोमवार को अपने 13 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। जी हां, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित कई नेताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। जी हां, कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा है कि मैं 13 दिन के दौरे पर पटना आया हूं और 15 जिलों में जाऊंगा। उन्होंने कहा है कि मैं सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता, आम जनता, छात्रों से मिलूंगा और उनसे संवाद करूंगा। जिलों में सभी जगह कांग्रेस संगठन में पहचान किया है, कितने लोगों के बीच पहुंचे हैं इसको देखूंगा और इसके बाद बैठक में निर्णय लिए जाएंगे। दोस्तों जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के नए पोस्टर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर गायब हो गई है। जी हां, पार्टी के नए पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर को जगह नहीं मिली है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं दिख रहे हैं। जी हां, राजधानी पटना के वीर चंद्र पटेल पथ पर स्थित जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में सोमवार को नया पोस्टर लगाया गया। इस नए पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं दिख रही है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर को हटा दिया गया है। इससे पहले जो पोस्टर लगाया गया था उस पोस्टर में दाहिनी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर हुआ करती थी। जी इसके अलावा पार्टी का सिंबल और पता हुआ करता था, लेकिन इस बार सोमवार को जो नया पोस्टर लगाया गया है उसमें से सीएम नीतीश कुमार का फोटो गायब कर दिया गया है। जी हां, जदयू के पार्टी कार्यालय में लगे नए पोस्टर में सिर्फ बिहार का सिंबल दिख रहा है। इसके अलावा पार्टी का पूरा पता लिखा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो कहीं भी नहीं दिख रहा है। दोस्तों बिहार में शराबबंदी लागू करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पड़ोसी राज्यों से अपील की थी कि वे भी शराब पर सख्त कदम उठाएं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की पहल का पड़ोसी राज्यों पर कोई भी असर नहीं हुआ। बिहार में शराबबंदी के बावजूद लगातार शराब की खेप बरामद होती है। जी हां, शराबबंदी कानून को लेकर विपक्ष सवाल भी खड़ा करता है और होम डिलीवरी जैसे आरोप भी आम लोग धड़ल्ले से लगाते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद योगी सरकार अब नीतीश सरकार के पीछे पीछे चलने की तैयारी में है। जी हां, यूपी की योगी सरकार ने घर में शराब रखने के लिए नया कानून बनाया है। अब लिमिट से ज्यादा शराब यूपी के अंदर लोग अपने घरों में नहीं रख पाएंगे। जी हां, लाइसेंस के लिए 12,000 सालाना फीस भी चुकानी होगी। शुरुआत में 51,000 रुपए की गारंटी भी लोगों को देनी होगी। जी हां, इस नियम का सीधा मतलब यह है कि अब लोग बिना लाइसेंस के घर में शराब नहीं रख पाएंगे, यानी कि घर के अंदर अब बार बनाने की इजाजत नहीं होगी। जी हां, नियम तोड़ने वालों को 3 साल तक की जेल हो सकती है। योगी सरकार ने अपनी आबकारी नीति में बदलाव किया है। इतना ही नहीं, योगी सरकार की नई आबकारी नीति में 21 साल के कम उम्र के होने पर भी शराब रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
दोस्तों राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में फिलहाल मौसम का असर अभी भी जारी रहेगा। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक 28 जनवरी तक पटना सहित बिहार के ज्यादातर हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 27 जनवरी तक उत्तर पश्चिम से आने वाले हवा की रफ्तार से दिन के साथ ही रात के तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होगी, जिससे इस सर्द मौसम से लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन 28 जनवरी से एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज होगी, जिससे ठंड फिर से एक बार बढ़ जाएगा। जी हां, मौसम विभाग का कहना है कि हवा के रुख में बदलाव होने के कारण मौसम का यह मिजाज भी जारी रहेगा। बुधवार के बाद बिहार की तरफ से आने वाले हवाओं का रुख बदलेगा और फिर उत्तर बिहार की हवाएं उत्तर दिशा से हो जाएगा। इसके बाद रात के तापमान में गिरावट होने के आसार हैं। जी हां, रविवार को पटना का अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री और फिर न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों बिजली कंपनी ने अगर आपके घर में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिया है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में अगर रिचार्ज खत्म होने से पहले आपने बैलेंस नहीं डाला तो फिर आपकी जेब ढीली हो सकती है। बिजली उपभोक्ताओं को समय रहते अब अपना स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज करना होगा, वरना कनेक्शन डिसकनेक्शन होने पर आपको फिर से कनेक्शन के लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे। जी हां, हालांकि बिजली विभाग में अभी यह तय नहीं किया गया है कि रिकनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को कितना पैसा देना होगा। जी हां, यह शुल्क बिहार विद्युत विनियामक आयोग तय करेगा। बिजली कंपनी की तरफ से 1 अप्रैल से बिजली की नई रेट लागू होगी। जी हां, और आयोग को कंपनी ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें फ्री कनेक्शन चार्ज भी शामिल है। जी हां, अधिकारियों के अनुसार प्रीपेड मीटर में खपत के अनुसार हर रोज पैसे की कटौती होती है। बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपने मोबाइल में इसकी जानकारी दे सकते हैं। खपत के आधार पर उपभोक्ता को 7 दिन पहले मीटर रिचार्ज कराने की पहली नोटिस दी जाएगी। जी हां, अगर इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बैलेंस खत्म हो गया तो फिर दूसरी नोटिस दी जाएगी। राशि खत्म होने के बाद अगर 24 घंटे के अंदर रिचार्ज नहीं कराया गया तो फिर बिजली की सुविधा समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि बिजली काट दी जाएगी। दोस्तों आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में इस बार सीबीएसई के 10वीं 12वीं के टॉपर्स शामिल हो सकेंगे। एकेडमिक ईयर 2020 के टॉपर्स और फिर यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट टॉपर्स को पीएम बॉक्स से गणतंत्र दिवस 2021 की परेड देखने को मौका मिलेगा। जी हां, इतना ही नहीं, इन स्टूडेंट को शिक्षा मंत्री से भी मिलने का मौका मिलेगा, जहां शिक्षा मंत्री इन स्टूडेंट्स को प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित करेंगे। शिक्षा मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। दोस्तों केंद्र सरकार ने 24 जनवरी तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। जी हां, इसमें केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब शामिल है। वहीं 12 राज्यों में कौवा, प्रवासी पक्षियों और जंगली पक्षियों में इस संक्रमण के प्रकोप की पुष्टि की गई है। जी हां, इसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर शामिल है। दोस्तों कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने ज्यादातर विभागों में कामकाज को डिजिटल फॉर्मेट में तब्दील कर दिया है। जी हां, इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वे कोरोना महामारी से काफी हद तक बचे रहेंगे। इसी कड़ी में अब देश का हर मतदाता अपना पहचान पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। जी हां, इसके लिए केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान पत्र यानी कि ई वोटर आईडी कार्ड जारी कर दिया है। आसान शब्दों में समझे तो आप अपना आधार कार्ड की तरह ही अपने मतदाता पहचान पत्र को भी यानी कि वोटर आईडी कार्ड को भी ऑनलाइन डाउनलोड करके डिजिटल संस्करण हासिल कर पाएंगे। जी हां, वोटर आईडी कार्ड का ई वर्जन मोबाइल या फिर पर्सनल कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि इस डिजिटल संस्करण से किसी तरह की छेड़खानी यानी कि एडिट नहीं की जा सकती है। दोस्तों बिहार में इन दिनों आपराधिक घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही है। जी हां, राजधानी पटना में तो चोरों ने पुलिस के नाक में ही दम कर रखा है। इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना इलाके से सामने आ रही है, जहां अपराधियों ने रिटायर्ड डीएसपी के घर में ही एक भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जी हां, पटना पुलिस इस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। घटना पटना के कंकड़बाग थाना इलाके की है, जहां रोड नंबर 2 में स्थित इंदिरा नगर में एक रिटायर्ड डीएसपी के घर से तकरीबन 5 लाख रुपए की गहने और 40 से 50 हजार रुपए की कैश चोरी हुई है। दोस्तों राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करीब 3 साल में पूरा होगा और उस पर करीब 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आने की संभावना है। जी न्यास की कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा है कि मुख्य मंदिर का निर्माण
3 से 3.5 साल में पूरा होगा और उस पर 300 से 400 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। पूरी 70 एकड़ भूमि के विकास कार्य में 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आने की संभावना है। जी हां, उन्होंने कहा है कि राम मंदिर निर्माण परियोजना से जुड़े विशेषज्ञों के साथ सलाह करने के बाद वे लागत के इस अनुमान पर पहुंचे हैं। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस सांसद और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अपने विरोधी दल भाजपा को सीधे चुनौती देते हुए रविवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार परिवार के एक ही सदस्य के राजनीति में आने की अनुमति देने को लेकर कानून लेकर आएगी तो वे राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। जी हां, अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि अगर उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप साबित होंगे तो वे राजनीति तो क्या सार्वजनिक रूप से इस दुनिया को ही छोड़ देंगे। दोस्तों, बिहार में अपराध पर नकल कसने के लिए बिहार पुलिस ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। जी हां, राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी एसके सिंघल ने सभी 40 जिलों की एसपी और एसएसपी और फिर रेल पुलिस के अधिकारियों को पत्र लिखा है। जी हां, डीजीपी एसके सिंघल ने पुलिस वालों को किसी भी हाल में अपराधियों को गिरफ्तार करने का टास्क सौंपा है जो फरार चल रहे हैं। जी हां, बिहार में कई सारे घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। डीजीपी एसके सिंघल ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को अपराधियों को गिरफ्तार करने का टास्क सौंपा है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।